वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन वाले कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें करंट अफेयर, उसका बैकग्राउंड और प्लस कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जिसमें थोड़ा सा आप लोगों का रिविजन भी होगा, तो अच्छे से इंजॉय करिएगा। कैसे वीडियो को एंजॉय करते हैं वो आप लोगों को पता ही है। कैसे करते हैं बताओ? टक टक ही लगाकर, ठीक है। तभी आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे और तभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। संडे में मैं आप लोगों को हमेशा एक पिक्चर देता हूँ और उसमें पूछता हूँ कि इस इंसान को पहचानो। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो रहता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है उस पर्टिकुलर सप्ताह में। तो आज का पहचानो कौन, कॉन्टेक्स्ट का जो इंसान है वो है ये इंसान। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और पॉजिटिव चीज़ों की वजह से नहीं, नेगेटिव चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, मतलब एक तरीके से अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है। और यार आज 31 जुलाई भी है, तो 31 जुलाई जो है अगर बात करें तो आप लोगों का महीना कंप्लीट हो चुका है। अब कैसा रहा ये महीना? आज आप लोगों के पास में दिन है संडे, सोचने का टाइम है। अच्छे से बैठ के सोचिएगा कि ये दिन कैसा रहा। क्या आप लोग इस दिन को ऐसे एंजॉय करना चाहते थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोग ऐसे एंजॉय नहीं करना चाहते थे, कोई दिक्कत थी, तो आप लोग आने वाला महीना जो कि कल से स्टार्ट होगा उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप लोग करना चाहेंगे, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि जब तक आप लोग अपने खुद के ऊपर नजर नहीं रखोगे, दुनिया के ऊपर कितनी नजर रख लो, अपने ऊपर नजर नहीं रखोगे, अपनी जिंदगी को आप लोग इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये काम आप लोगों को हमेशा करते रहना है। कोशिश तो ये करो कि ये काम तो हर दिन करो, शाम को बैठकर एक बार जब दिन कंप्लीट हो जाए और पुराने दिन को रिव्यू करो कि पुराने दिन में आप लोगों ने क्या किया है। तो ये काम जरूर करिएगा। आज का टारगेट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी के साथ में कल का टारगेट कितना अचीव कर लिया था वो भी जरूर लिखिएगा। इससे आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा जैसे जैसे आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और वीडियो खत्म होते ही थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आंख बंद करना और रिकॉल करना बैठकर कि क्या क्या आज आप लोगों ने सुना, हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे आप लोगों की जो नहीं कहते एक बुद्धि का एक तरीके से मेमोरी फॉर्मेशन होता है, तो आप लोगों की जो एक मेमोरी है वो लंबे समय तक फॉर्मेशन उसका बनता है, ताकि चीज़ें आप लोग भूलोगे नहीं एग्जाम में। माने मोटे मोटे तौर पर बोलो तो बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है वो एक बच्ची के संस्कार के बारे में है। देखो यार, जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं वहाँ का बच्चा जो होता है आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अपनी कंट्री की पुलिस के साथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में, जो हमारे लिए हैं उन्हीं के साथ में लड़ते झगड़ते हुए पाए जाते हैं। तो इंसान के जैसे संस्कार रहते हैं वैसे ही वो चीज़ों को आगे लेकर चलता है। तो एक देश जो है वो कहीं ना कहीं परिवारों के अंदर बन रहा होता है। जब परिवारों के अंदर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं तो सारे परिवार, सब लोग मिलकर ही देश बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे देश का निर्माण जो है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे परिवारों के अंदर ही हो रहा होता है। तो कोशिश करो कि बच्चों को हमेशा ऐसे संस्कार दो कि आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री की एक तरीके से इमेज ऐसी निकल कर आए कि यार एक तरीके से कल्चर, संस्कार और एक तरीके से मेहनती लोग, अपने आप को डिसिप्लिन फॉलो करने वाले लोग अगर कहीं देखने हैं तो धरती पे इंडिया के अंदर जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है, हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है। पॉजिटिव वाइब्स के साथ में चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। गोल के बारे में बड़ी शानदार बात बोली गई, बोला गया कि आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। आप लोग अगर एक बार डिसाइड कर लो ना यार, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि इंसानों की जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब आगे क्या होना है कि क्या बनेंगे चलकर, तोता, मुर्गी, मतलब बुगले, या फिर जो भी आप लोग बोलो, शेर, हिरन, पता नहीं क्या जिंदगी मिलने वाली है। चलो इंसान ही मिल गए, बात की बात है, पर प्रेजेंट टाइम पर जो आप लोग के हाथ में ना एक जिंदगी है। अब इस एक जिंदगी में आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय करते हुए जाओ, क्योंकि सबको पता है लिमिटेड टाइम है सबके पास में, पूरा नहीं यहाँ पर यहीं पे रहना है। तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो उस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ताकि जो भी आप लोग कर रहे हो उसमें लगे कि हाँ यार इस तरीके की जिंदगी जीकर जानी है, ठीक है। आर्टिकल तो काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, बहुत ही कुछ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हो काफ़ी डिटेल में। पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों के सामने आने वाला है यहाँ पर एक आर्टिकल जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी है और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी यहाँ पर बनी हुई है अभी, ठीक है। ये क्या आर्टिकल है? ये आर्टिकल है चाइनीज शिप के बारे में। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर चाइनीज शिप के बारे में तो कहाँ पर आ रहा है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। तो हम्बनटोटा पोर्ट पर आप लोगों को यहाँ पर चाइनीज शिप के आने की अभी बातें कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ पर ये चाइना जो है अभी फिलहाल इसको लेकर, पहले हालांकि जो श्रीलंका वाले भी इसको कंफर्म नहीं कर रहे थे, तो हमारे देश के द्वारा बोला गया कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा शिप आ रहा है जिसके ऊपर दुनिया भर की छतरी लगी हुई है।
तो यहाँ पर चाइना का जो शिप है इसका नाम है यहाँ पर युआन वेंगफाई। तो यहाँ पर ये चाइनीज जो है ये बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है इसको पर्टिकुलर जो स्पेस में कुछ ध्यान रखना है इनको, उसके चलते यहाँ पर ये शिप को लेकर आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये अपनी जो एक प्रॉपर एक एक्टिविटी है उसको लेकर चल रहे हैं, एक लेजिटिमेट मैरीटाइम ये एक्टिविटी बोल रहे हैं। पर लेकिन अगर माना जाए तो यहाँ पर ये इतना पावरफुल माना जा रहा है कि ये पूरे श्रीलंका को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ऐसी ये डिवाइसेस रखते हैं बेसिकली कि पता चला पूरे श्रीलंका का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इन्होंने एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिले तो पता चला सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से नहीं, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं और हमारी कंट्री के पास में आ रहा है, यानी कि हमारे बॉर्डर एरिया पर है, तो हमारे लिए भी सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। चाइना हमेशा से ही चाहता है किसी न किसी तरीके से इंडियन ओशन में एंट्री की जाए और वो अपनी चीज़ों को जो है अच्छे से एंजॉय करे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी देखो सिचुएशन तो अभी तो नॉर्मल बताए जा रहे हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री से पूरी नज़र गड़ाए हुए कि यहाँ से कोई हरकतें निकल कर ना आए, क्योंकि इनकी हरकतें अक्सर चलती रहती है चाइना की। तो ये एक तरीके से देखने वाला नज़ारा होगा और गवर्नमेंट भी वहाँ पर ऐसी चल रही है श्रीलंका के अंदर आज के डेट में। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है दुनिया में, ये है चाइना एक तरीके से अभी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पर यूएसए के सामने आकर खड़ा हो गया। और मुद्दा क्या बन गया? मुद्दा बन गया ताइवान। अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहते हैं, ताइवान एक छोटा सा एरिया आप लोगों को चाइना की बगल में देखने को मिलेगा। ये छोटी सी कंट्री आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले टाइम पर यहाँ पर चाइनीज ही लोग रहा करते थे वैसे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे जो मेन लैंड है चाइना की वहाँ से कुछ लोग जो है अपना छुटकर यहाँ पर आकर अपनी अलग से गवर्नमेंट बना ली। हालांकि पहले जो यहाँ पर आज के डेट में जो लोग रहते हैं पहले वो पूरे चाइना पर रूल किया करते थे, पर लेकिन वहाँ पर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वर्चस्व जमाया आज़ादी के बाद, तो यहाँ पर ये अपनी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का डंडा बोरा उठाकर ये यहाँ पर इस छोटे से आइलैंड पर आकर रहने लगे। तो फिर इनके द्वारा अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम लोग चाइना है। इन्होंने बोला हम लोग चाइना है, पर लेकिन ये जो मेन लैंड चाइना है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि यहाँ पर इनको बेचारों को अपना जो है साइड में अपने आप को ताइवान बताकर काम चलाना पड़ा। और फिर ये एक अलग पैटर्न में आ गए जब यहाँ पर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चाइना का ही पार्ट है, यानी कि एक तरीके से वन चाइना पॉलिसी है, सबने एक्सेप्ट कर लिया। पर लेकिन यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जैसा है वैसा का वैसे ही बना रहे, चाइना इसके ऊपर कंट्रोल स्थापित न करे। ठीक है, अभी जो बाइडेन साहब जो है वो यहाँ पर अपने देश की एक पर्सनैलिटी को भेजना चाहते हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, कुछ नाम भी देख लिया करो क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में यूपीएससी भी नाम तक पूछ लेती है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने पेपर उठाकर, नहीं देखा तो देख लेना। कई सारे एनडीए सीडीएस इनके एग्जाम जो होते हैं या फिर एपीएफसी कोई भी ऐसा एग्जाम होता है तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं। तो इन्होंने बोला जो बाइडेन ने कि हम लोग इनको भेजेंगे यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यूएसए की। तो यहाँ पर अगर ये आती हैं तो यहाँ पर चाइना के जो शी जिनपिंग साहब है उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि यूएस से जो कि वर्ल्ड की पावर है उसको डायरेक्ट ने धमका दिया कि यहाँ पर आएगी तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके चलते अभी यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इशू बन गया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। हो सकता है कि ये नया यूक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, यहाँ पर यूएस से ताइवान को लेकर सेम पैटर्न में आ जाए। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये कि ये कभी भी ना यूएसए वाले ये हमेशा अपना हथियार बेचने का काम करते हैं। यूक्रेन को चढ़ा कर रसिया के साथ में लड़ा दिया, अब वहाँ पर हथियार भेजे जा रहे हैं, यूक्रेन को बेचारे को पिटाई हो रही है और ये बस हथियार भेजे जा रहे हैं। ताइवान में भी कुछ ऐसे ही करेंगे। आज तक इन्होंने ताइवान को क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि ताइवान को हथियार बेचते हैं अपने, तो अपना मार्केट ढूंढते हैं हमेशा यूएसए वाले। यूएसए वाले जहाँ भी जाएंगे वहाँ जल्दी शांति आएगी ही नहीं, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग गलत देखने को मिलेगा। ऐसा ही पैटर्न अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें, जैसे चाइना भी हालांकि हरकतें कम नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा पार्ट है अपने अंदर मिला लेते हैं। ऐसे ही इंडिया को करना चाहिए। पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही पार्ट था ना, एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान को भी एक तरीके से मिला लेना चाहिए इंडिया को, और इसी के साथ में बांग्लादेश को मिला लेना चाहिए। यानी कि हम भी अपना पुराना पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी इंडियन ही रहते हैं। पुराने टाइम की ज़्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं है। तो इस तरीके से जैसे रसिया कह रहा है कि यूक्रेन मेरा ही पार्ट था एक तरीके से, ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो एक तरीके से नहीं, गंगा में हाथ धो लेना चाहिए हम लोगों को भी चलते चलते। तो वही बातें चल रही हैं दुनिया में। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और उसके बाद में आर्टिकल डिस्कस करूंगा। मोंकी पॉक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन निकलकर सामने आ रही है कई सारे एरिया में। और यहाँ पर बोला गया कि वार्निंग दी गई है कि जो मास्क है, पहले तो 2 लेयर मास्क बोला गया था कोरोना के टाइम पर, अब 3 लेयर मास्क यहाँ पर बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आज की डेट में जो है मोंकी पॉक्स जो फैल रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर 20 केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया, यूएसए, मतलब अलग अलग कंट्री में जिनमें सोच भी नहीं रहा था, अफ्रीका से आज के डेट में वहाँ पर भी फैल चुका है। ट्रांसमिशन जो है काफ़ी खतरनाक लेवल पर है। एक तरीके से आप लोग अगर जितना ध्यान रखोगे उतना ही ज़्यादा इसके लिए बेटर रहेगा। और वहाँ पर तो आप लोग 14 दिन का क्वारंटीन था, यहाँ पर मुझे लगा आई थिंक 20 दिन का क्वारंटीन रखा गया है अगर किसी को हो जाता है।
तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है अगर सिचुएशन हम लोग खुद से नहीं संभालेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, एक एक अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करना है। क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग घूमने के शौकीन हैं तो आप लोग इस टॉपिक के ऊपर जरूर गौर फरमाओगे, और मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले टॉपिक में। आप लोगों को कहीं पर एक तरीके से नहीं कहते कि इंजॉय करने जाना है, घूमने जाना है, अपने दोस्तों के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा हैंग आउट करना है, तो कौन सी जगह जाना पसंद करोगे? दो बीच है यहाँ पर, एक तो ये वाला बीच आप लोगों को दिख रहा है, बीच नंबर 1, और यहाँ पर ये है बीच नंबर 2, यानी कि जो एक तरीके से समुद्र का किनारा होता है, ये आप लोगों को दूसरा देखने को मिलेगा। तो कौन सा प्रेफर करोगे? पहले वाला जो कि बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन एकदम, जिसमें गहराई तक आप लोग उसकी तलैटी भी देख पाओ, या फिर जहाँ पर पॉलीथीन, बहुत सारी पन्नियाँ, बोतलें प्लास्टिक की, या फिर दुनिया भर की उल्टी सीधे रैपर, जो मतलब जैसे जैसे भी चीज़ें खाई जाती हैं वो सब चीज़ें, और कहीं पर मतलब नहीं उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, गंदगी जो भी यहाँ पर आज की डेट में जो आप लोग सोच सकते हो माइंड में, गंदी से गंदी चीज़ वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो कौन सी जगह आप लोग घूमना ज़्यादा पसंद करोगे? आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर मतलब सपने में सोचकर भी ऐसा लगता है ही यहाँ पे क्या करेंगे जाके यार, ठीक है, और यहाँ पर वाओ यार यहाँ पे घूमने चलते हैं, वो वाली फीलिंग आती है ना। पर लेकिन दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हमारे द्वारा ही मेंटेन की गई हैं, इंसानों के द्वारा, ये वाली भी और ये वाली भी। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन क्या है, 1 या फिर 2? क्या कोई ऐसा भी है जो यहाँ पे जाकर एंजॉय करेगा? अगर हो तो बताइएगा जरूर। हमारा देश यार इतना प्यारा है, अगर आप लोग उसको ढंग से निहारोगे ना तो इतने सारे बीच आप लोगों को मिल जाएंगे कि हम लोग लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक का बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, टोटल मिलाकर 9 राज्य हमारे पास में है, और फिर बची कुची जो कसर है वो यूनियन टेरिटरी पूरा कर देती हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ पर जाकर हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे बीच एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है यहाँ पर जो कचरा रहता है। याद है वो वाली वीडियो मोदी जी की जिसमें उन्होंने कचरा उठाया था बीच पर जाकर? हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि एक तरीके से एक कि पॉलिटिकल वो दिखा रहे हैं, मतलब एक तरीके से लोगों को जो भी है मतलब। पर अच्छी बात यहाँ पर ये थी उस टाइम पर जो मुझे लगी कि कम से कम अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन वही है कि चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से रहता है, उसको पॉलिटिकल मुद्दों से थोड़ा सा ऊपर उठ कर देखा जाए। पर लेकिन मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर अगर कोई कुछ करता है तो फिर वही इंटरव्यू याद आता है अक्षय कुमार वाला कि ये इलेक्शन के बीच में अपॉलिटिकल इंटरव्यू, यानी कि इलेक्शन चल रहे हैं और अपॉलिटिकल इंटरव्यू आ रहा है कि आम कैसे खाते हैं मोदी जी। भाई साहब जो मजाक उड़ी थी ना उस वाले इंटरव्यू पे, और था भी एक तरीके से मजाक ही, मतलब इलेक्शन के टाइम पर अपॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, मतलब भाई कि मतलब है कोई सिर पैर वाली बातें, तो वो एक तरीके से सही है जो भी है। पर लेकिन वही है कि थोड़ा सा देख के चलना चाहिए इंसानों को। तो चलिए वो तो जो है जो भी फालतू की बातें हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा भी क्या है यहाँ पर, हमारे देश में 5 जुलाई से काफ़ी बड़ी मुहिम चली हुई है जिसमें जो कोस्टल एरिया है उनको क्लीन किया जाएगा। तो इसके चलते टारगेट रखे गए हैं, गार्बेज वगैरह जो इकट्ठे किए जाएंगे, सिविल सोसाइटी लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, सब मिलकर, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सब मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छी मुहिम है, पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। तो इसी के चलते यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और 3 और जो पॉलिसीज और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं उसमें आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा। बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक मिनिस्टर है, इतनी सारी मिनिस्ट्री लिए बैठे हैं, इनको पता नहीं बोझ नहीं लग रहा कि इतनी सारी मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज है इनके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज है इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। और यहाँ पर ये तो यूपीएससी वाले सब जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पर बात आती है पब्लिक, जो एक तरीके से पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस वाला, जो कि बोलते हैं बार बार कि हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, उसके लिए जब भी मुहिम चलती है तो यहाँ पर इनका नाम आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो मीटिंग की गई और उसके चलते बोला गया कि कोस्टल एरिया जो हमारे हैं उनको क्लीन किया जाएगा, और ये मुहिम इनके द्वारा स्टार्ट की गई यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इनके पास में। तो मेनली इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। क्या हुआ, हिचकी आ रही है? इतना याद मत किया करो यार, पढ़ा तो रहा हूँ। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक तरीके से इनके द्वारा मुहिम स्टार्ट की गई, तो अप्रिशिएट करने लायक है। और इसके पीछे जो कहानियाँ जब आप लोग जानोगे आप लोग इसको एंजॉय भी करोगे। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे देश में टोटल मिलाकर 75 जो वॉलंटियर हैं एवरी किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन से इकट्ठा किए गए। 75 डे का लॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कैंपेन है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये लॉन्च किया गया और इसके चलते यहाँ पर इंटरनेशनल जो कोस्टल क्लीन अप जो डे है 17 सितंबर, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर चीज़ों को आगे इंप्लीमेंट करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आने वाले टाइम पर हम लोग स्वच्छ सागर और सुरक्षित जो सागर है उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। ये अपने ही तरीका एक ऐसा प्रोग्राम है कि दुनिया में इतना लंबा प्रोग्राम, इतने लंबे समय तक कोस्टल एरिया को क्लीन अप करने वाला प्रोग्राम आज तक नहीं स्टार्ट किया गया है। पर लेकिन हमारी कंट्री में 75 दिन, 75 वॉलेंटियर, 75 ये मतलब क्या है इसका, आप लोग सारी बातें जानते हैं। मतलब एक तरीके से आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करें, तो उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को हर जगह 75 देखने को मिलता है। ठीक है, अब 75 की जगह 76 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ऐसा नहीं कि 75 करने थे 76 हो गया, अरे यार साफ कर दिया 76 हुआ, अभी इसको गंदा करो फिर से, 75 ही करने थे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अच्छा जितना किया जा सके उतना बेटर, 75 कम से कम करने हैं। ठीक है, ताकि अपने जो कोस्टल एरिया है उसको हम लोग अच्छे से लेकर चलेंगे। और एक ऐप भी यहाँ पर लाया गया जिसको इको मित्रम इसका नाम रखा गया है, यानी क्या मित्रों। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं मित्रों कैसे हो दोस्तों, जैसे मोदी जी नहीं बोलते हैं केम छो मित्रों, आशा करो छू तामे सो स्वास्थ्य हसो। ठीक है। तो मोदी जी को सुना करो, आधी तो गुजराती आप लोगों को वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर उसी के चलते आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक ऐप लॉन्च किया गया है और यहाँ पर साइंटिफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बेसिकली इकट्ठा की जाएगी ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सके। और रिमूव किया जाएगा 1500 टन के करीब जो भी गार्बेज है कोस्टल एरिया में, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके और कोस्टल एरिया को और अच्छे से जो है क्लीन अप हम लोग कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे पर्सनली। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे बड़ी बात तो आप लोग यही बोल सकते हैं कि सारी कोस्टल लाइन जब क्लीन हो जाएगी, यार देखो आप लोग ना जब अपने कमरे पर घर पर भी बैठा करो तो कोशिश क्या करो कि चीज़ें बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन रखा करो। ये एक तरीका डिसिप्लिन होता है। लाइफ में जितना अच्छा डिसिप्लिन आएगा उतनी ही अच्छे से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसी के साथ में लोगों को अवेयरनेस फैलेगी कि हाँ गंदगी काफ़ी कम हो रही है। ठीक है, इसी के साथ में मिनिमाइज होगा प्लास्टिक जो कि ऑलरेडी हमारे देश में कम हो चुकी है। और एनकरेज करेंगे सेग्रीगेट करने के लिए जो भी वेस्ट है, यानी कि प्लास्टिक वाला हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया, तो उसको अलग अलग करेंगे। भाई साहब यार ये ऐसा काम है, एक इंसान के अकेले किसी की तो बस की बात है नहीं है। तो इतने सारे जो लोग हैं वो मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। कई सारी मिनिस्ट्री हैं, इसी के साथ में कई सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एसएलवी फैमिली के हैं, कोस्टल एरिया से आते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मुहिम चलती है देश के अंदर में तो कोशिश किया करो हमेशा उस मुहिम का पार्ट रहने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, नेशनल सर्विस स्कीम, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीमा जो जागरण मंच है, इसी के साथ में अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है, इसी के साथ में पर्यावरण संरक्षण जो गतिविधि है और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यानी कि अपने घर को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास वाले एरिया को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखना है। और साफ रखने से बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। करे क्यों यार, इसकी जरूरत क्या है, क्या इससे फायदा होगा, कुछ तो फायदे बताए दिए, बीमारी दूर हो जाएगी, अच्छा फील होगा, और क्या चाहिए, अच्छा फील होगा तो काम अच्छे करोगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि लॉन्गेस्ट ये कैंपेन चलाया गया। अब कोस्टल एरिया को जितना क्लीन करेंगे दुनिया से लोग उतना ही ज़्यादा हमारे देश में आएंगे। बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में जाकर हम लोग वहाँ पर मूवीज़ बनाते हैं, बाहर के देशों पर जाकर हम लोग इन्जॉय करते हैं, वाह यार बीच पे वहाँ पे घूम के आया। कभी अपनी कंट्री में भी जाओ घूमने, उन्हें कहते हैं आओ कभी हमारे देश में भी, तो पधारो कभी अपने देश में भी। अपने देश में अगर घूम के आओगे आप लोग बहुत सारे कोस्टल एरिया मिल जाएंगे। नॉर्मली फेमस आप लोगों ने गोवा के बारे में सुना होगा। अगर मौका मिले कभी अंडमान निकोबार वाले एरिया में घूम के आना, बहुत ही प्यारा प्यारा एरिया है, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। और वहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा मैनेज किया गया है, खासकर जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा। और इसी के साथ में देखिए जितना समुद्र वगैरह ये सारी चीज़ें सेफ रहेंगी उतना ही ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर जो ओशन है वो सेफ रहेगा। और ओशन के अंदर से जो मछलियाँ पकड़कर खाई जाती हैं इंसानों के द्वारा, जिसको आप लोग सी फूड बोलते हैं, उसके अंदर भी प्लास्टिक वेस्ट जो है वो नहीं जाएगा। और जो माइक्रो प्लास्टिक अभी रिसेंटली देखने को मिली थी कि इंसानों की बॉडी के अंदर घुस चुकी है, उससे बहुत सारी बीमारियां आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। पहले कोरोना ने मार दिया, अब मोंकी पॉक्स आ रहा है, कल को चलकर प्लास्टिक मार रही है। मतलब अपने ही कब्र अपने आप खोदने पर तुला हुआ है इंसान। देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप को ही मार रहा है। एक तो होता है दूसरे को मारना, जिस पेड़ पर बैठा है, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, पर समझ में आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल वही ना कि एक तरीके से इंसान जो है पता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से जो है बॉडी फिट रहने वाली है, पर लेकिन करनी नहीं है। रात को देर तक सोना है, सुबह को जल्दी उठना नहीं है, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करनी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें पता है जो नहीं करनी है। डिसिप्लिन में रहना है, ज़िंदगी सुधर जाएगी, डिसिप्लिन में नहीं रहना है। ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ें, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं पीने,
मतलब फिर भी पीने हैं। मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं आप लोग कहाँ किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए इंसान को, और फिर कहते हैं कि यार दिक्कतें चल रही है लाइफ में। दिक्कतें चल नहीं रही है भाई साहब, बुलावा दे रहे हो, ठीक है। पनौती बन के अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद की जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव है। बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया एक स्टेप उठाया गया, पर लेकिन अब तक इंप्लीमेंट होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। यानी कि मान लीजिए कल को मैं कोई कंपनी खड़ी, कल को कोई कंपनी एक तरीके से बनी और उस कंपनी के अंदर में कोई प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया और उस प्रोडक्ट को मैं प्लास्टिक के रैपर में बांधकर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक का रैपर फिर से वापस लूं। अमेजन से दुनिया भर की डिलीवरी आती है पर कोई वापसी लेता नहीं है, देखा होगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये इसी चीज के बारे में बातें करता है, पर लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कई सारे और भी प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें से एक इंपॉर्टेंट डे भी आप लोग याद रखते हैं। अच्छा आप लोग बताइए यहाँ पर कि ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है गो लिटर जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में, ये भी कि गंदगी को कैसे यहाँ से खत्म करना है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है यार जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए और नॉर्मली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये कुछ डेटा है इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री का। अगर बात करें कंज्यूमर प्लास्टिक के बारे में, तो दुनिया भर की प्लास्टिक जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं, जिसकी वजह से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब भी मिलती है, ठीक है। 10 लाख के करीब जो है आज के डेट में यहाँ से जॉब भी मिलती है जो इस पर्टिकुलर पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं प्लास्टिक की वजह से। पर लेकिन वही है कि जॉब तो मिल जाएगी, पर लेकिन एक तरीके से चीज़ें कितनी बर्बाद हो जाएंगी। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और जैसे ही वहाँ से काम खत्म होता है फिर उस एरिया में वो नीचे पड़ी रहती हैं जगह जगह पर। हालांकि वहाँ पर बनाए जाते हैं कि डस्टबिन रखी जाती है, पर लेकिन यूज़ करने की आदत नहीं है ना हम लोगों की, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो इंटरनल वाटर या फिर जो टेरिटोरियल वाटर है, एक तरीके से नेशनल जो एयर स्पेस वाले एरिया में भी काफ़ी गंदगी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, पर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है, क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। बात की जा रही है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में। बोला गया है कि एक तरीके से क्लीननेस कैंपेन है अलोंग द इंडियन एंटायर कोस्टल एरिया। दूसरा बोला गया यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम है ताकि रिड्यूस किया जाए जो भी गंदगी है, एक तरीके से मेरीन जो लिटर है। इसी के साथ में मिनिमाइज किया जाए यूज ऑफ प्लास्टिक, इंक्रीज किया जाए सेग्रीगेशन सोर्स, जो एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्लास्टिक को अलग करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करना है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दो, तभी पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को सुना है। एक पॉजिटिव बात मैं बता दूं, पॉजिटिव मतलब इंटरेस्टिंग बात बता दूं, और वो इंटरेस्टिंग बात है पॉजिटिव वो क्या है मतलब, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं और वहां पर ऐसा दिखे कि सारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, तो मतलब सोसाइटी के ऊपर कोई अच्छा काम कर रही हैं या फिर एक प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना उसमें हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, और वो क्या है, वो कॉमन चीज़ है उस स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं सारी स्टेटमेंट में अगर देखोगे, और ऐसी स्टेटमेंट अक्सर 99% जो है ये सही पाई जाती हैं। 1% हो सकता है कि जो एग्जामिनर वो मजा लेने के मूड में आ जाए, पर 99% जो है वो सही पाई जाती हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। याद है आप लोगों को वो दौर पंजाब के इलेक्शन से पहले काफ़ी लंबे समय तक किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, और 3 ऐसे बिल थे जो कि यहाँ पर किसानों के लिए लाए गए थे, तो उनको सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पब्लिकली आकर उसके लिए सॉरी बोला गया था, और ये बोला गया था कि शायद मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं ये तीनों के तीनों बिल जो हैं वो वापस लेता हूँ। बिल कौन से थे यहाँ पर? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस एक्ट 2020, इसी के साथ में द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। पहले बिल थे, पर लेकिन पार्लियामेंट में बाकायदा पास कर इनको कानून बना दिया गया, पर लेकिन कई सारी कमियां खामियां इनमें देखने को मिली थी, इसलिए इनको वापस लेना पड़ गया था। जब ये बिल वापस ले गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोमिस किया गया था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव कर चीज़ों को लेकर आएंगे, और उस इंप्रूवमेंट के वर्जन में एक चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस दिया गया था, और वो था MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि यहाँ पर फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है यहाँ पर संजय अग्रवाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद है। इनके द्वारा प्रोमिस किया गया यहाँ पर बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा को कि अर्लियर जनवरी में आने वाले टाइम में यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो भी किसानों की डिमांड है उनको ढंग से स्टडी किया जाए।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी अनाउंसमेंट जब किया गया था कि रिपील करते हैं यहाँ पर इन 3 फार्म लॉ को, तो उस टाइम पर उनके द्वारा भी बोले गए थे आकर कि हम लोग एक तरीके से कमेटी बनाएंगे ताकि प्रमोट कर सके जीरो बजट जो एक तरीके से बेस फार्मिंग होती है। एक तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा और दूसरा एमएसपी के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर मेन तौर पर आप लोगों के 2 टॉपिक कवर होंगे, एक तो एमएसपी वाला कवर हो जाएगा और दूसरा जीरो बजट जो बेस्ड फार्मिंग है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहाँ पर जो कमेटी है उसके अंदर आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। रीजन क्या है? क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं 7वें शेड्यूल के अंदर में, उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची, स्टेट गवर्नमेंट की सूची और एक तरीके से दोनों की सूची। पर लेकिन जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्रीकल्चर का नाम चले और स्वामीनाथन जी का नाम ना आए तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके बिना हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन पूरा कर ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे देश के। तो अगर बात करें यहाँ पर तो इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था जिसको बोलते हैं C2 + 50%। तो ये ऐसा फॉर्मूला था जिसके बेस पर यहाँ पर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोगों को क्या करना है कि जो किसान है उनकी जो लागत है उसके ऊपर 50% का उनको कम से कम यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से यहाँ पर ये बातें बोलेगी कि किसानों को कम से कम उनकी लागत तो मिलनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना होता है कि उनको किसानों को उनकी लागत भी ना मिले, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एटलीस्ट उनको उनकी लागत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें बोली जाती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, वो सारी बातें तो सही है अपनी जगह, पर लेकिन किसानों को लागत मिलनी चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर फार्मर कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें MS स्वामीनाथन जी को इसके द्वारा हेड किया गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर C2 + 50% ये फॉर्मूला दिया गया जिसमें टोटल कॉस्ट जो रहेगी उसमें प्रॉफिट जो होना चाहिए 50% का होना चाहिए। तो किसानों को कम से कम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए अगर उनको अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ढंग से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है, ताकि सिचुएशन को जो है सुधारा जा सके, सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है MS स्वामीनाथन जी के बारे में, आज की डेट में अगर उनकी एज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 96 ईयर उनकी एज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी भी जो है वो अपनी जिंदगी को जो है ठीक तरीके से लेकर चले, हालांकि एज जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई थी। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से MSP के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में फिर कई सारी बातें और डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो कमेटी बनाई गई है इसको काम क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, नेचुरल जो फार्मिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्रॉप को डाइवर्स करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे और इसी के साथ में क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे ताकि देश में पानी को भी बचाया जा सके, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी। अब मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे अंडरस्टैंड करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आज से नहीं है, काफी दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इसके बारे में पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूं और ये टाइम टू टाइम जो है वो न्यूज में भी रहता है। कुछ दिनों पहले अभी क्यों न्यूज में था, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक पूरा डिस्कस किया था आप लोगों से, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इशू किया गया था एक तरीके से FRP जिसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर, और एग्जाम में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं आप लोगों से UPSC के द्वारा भी, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में एक कमीशन है। कमीशन क्या होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। 1965 में यहाँ पर ये एक एक्सपर्ट बॉडी लाएगी जिसको बोला गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तुमको रिकमेंड करना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोगों को बताना है। इस कमेटी को ये काम दिया गया कि यार तुमको जो खरीफ और रबी का जो क्रॉप का सीजन होता है उसमें देखना है किसको मिनिमम सपोर्ट हम लोग को देना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि एटलीस्ट उनको इतना तो प्राइस मिल जाना चाहिए कि आगे भी किसान जो है उस खेती को उगा सके, उनका मन करे चलो उगा लेते हैं, इसको तो गवर्नमेंट खरीद ही लेगी, ऐसे यहाँ पर बोला जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कमीशन का, ये रहता है कि रिकमेंडेशन देना कि किस तरीके से यहाँ पर लेटेस्ट जो मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि कैसे यहाँ पर अपना जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो कमीशन जो यहाँ पर फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करता है और उसके बाद में यहाँ पर MSP बताता है क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम लोग MSP के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा, MSP बेसिकली काम कैसे करती है। नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हमारी कंट्री में जो किसान है, ठीक है, किसानों ने खेतों में अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद में गवर्नमेंट ने उसको MSP में खरीद लिया जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। यही जो गवर्नमेंट खरीदती है
फिर आगे चलकर यहाँ पर जब गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। फिर उसके थ्रू यहाँ पर जो आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है 1 रुपये किलो के हिसाब से, 2 रुपये किलो के हिसाब से, फिर यहाँ से गवर्नमेंट इसको लेकर इंप्लीमेंट करती हुई नजर आती है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो ये स्टैट्यूटरी एलिमेंट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टैट्यूटरी एलिमेंट है। जब यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जो प्राइसिंग जो गवर्न किया जाता है शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के हिसाब से, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी देखने को मिलेगा जब गन्ने के बारे में बात करते हैं। क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, अभी फिर से समझ आता हूँ। पर एक बात याद रखिएगा कि रंग राजन जो कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नॉर्मल क्रॉप के लिए रहता है, एक होता है गन्ने के लिए, उसके लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस रहता है, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझिए। यहाँ पर जो CACP है यहाँ पर इसके टोटल 5 मेंबर है, एक चेयरमैन, एक यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी, 1 ऑफिशियल मेंबर और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर। इनके द्वारा यहाँ पर अपनी बातें रखी जाती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। टोटल मिलाकर हमारे देश में अगर आज के डेट में आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं लगभग 23 के करीब जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। पर लेकिन जब गन्ने के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पर फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का नाम दिया जाता है। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो है यहाँ पर ये रंगराजन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रहता है। यानी कि जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि यार गन्ने का आप लोगों को बेसिकली 200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसानों को देना है। अब यहाँ पर बात आई पंजाब की, पंजाब ने बोला मैं तो 230 दूंगा, ठीक है। महाराष्ट्र ने बोला मैं 240 दूंगा, गुजरात ने बोला 250 दूंगा, ठीक है। दूसरे किसी राज्य ने आकर बोल दिया मैं तो 260 दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग अपना फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दे सकते हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रखा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये जो भी देंगे तो वो एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट का जो प्राइस है वो हमेशा ज्यादा होगा सेंट्रल के प्राइस से। एक तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए कई बार ऐसे बना दी जाती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उसको लेकर नहीं होना चाहिए। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर डिसाइड किया जाता है जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, और यहाँ पर इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्या हुआ जो यहाँ पर जो बात करें तो कमिटी रहती है जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक चेयर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि रिकमेंडेशन देंगे कि भाई साहब ऐसा कुछ कर सकते हो क्या। अब प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद है, नहीं करना तो साइड में चल दिया, ठीक है, यानी कि साइड में रख दिया उसको उठाकर। स्टेट अपना अपना डिसाइड करते हैं और वो हाइयर होता है हमेशा सेंटर वाले से। अगर बात करें सबसे ज्यादा शुगर कैन वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार, इनसे आते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, और किसान के बच्चे हैं तो आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील, दूसरे नंबर पर इंडिया। बाकी ये इसके प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, जैगरी, खंड, सिर, मोलेसिस, तो ये सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है। अगर बात करें एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट शुगर, जो अभी मैंने डिस्कस भी किया, यहाँ पर इसके ऊपर बायोफ्यूल पॉलिसी बन रही है ताकि किसानों की इनकम भी डबल की जा सके, और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकें अगर हम लोग इनसे बायोफ्यूल बनाते हैं, ठीक है। गन्ने के बारे में बात करें 21 से लेके 27 तक लगभग जो है यहाँ पर ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है। रेनफॉल अराउंड 75 से 100, और इसी के साथ में ये डीप रिच लूमी सोयल आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर ये उगाया जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं गन्ने के, और इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। मोलेसिस के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जो खोई नहीं होती गन्ने को जब उसमें से मशीन में से निकाला जाता है उस टाइम पर, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। बाकी एक स्लाइड है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर रबी खरीफ जो जायद क्रॉप है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है और कौन कौन सी फसल जो है इसके अंदर उगाई जाती है। ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, उनको अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से यूपीएससी 2013 के अंदर में, बोल दिया गया कि बताइए कौन सी जो क्रॉप है यहाँ पर वो खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो बोला गया कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर सी हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आंसर आप लोगों के सामने। तो मैच कर लिया ना उसको, जो भी आप लोगों को जहाँ पर भी डाउट लगे, कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे से चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं कि कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करती है राइस का इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन लास्ट 5 ईयर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यानी कि लास्ट 5 ईयर में किसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं राइस के बारे में,
क्या है आंसर? है अपनी प्यारी कंट्री, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री को ये लगता है अगर हम लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2.5 से 3 जो 1000 लीटर पानी लगता है 1 किलोग्राम राइस को उगाने में। तो ये माना जाता है कि हम लोग राइस नहीं, अपना वाटर हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड जो है, देखिए आप लोगों को पता रहना चाहिए यहाँ पर हमारी कंट्री में जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी जो एजेंसी है वो काम करती है। जो डेटा दिया गया है ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फूड एंड एक्सपोर्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काम करती है, इसके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि हम लोग लगभग 50 लाख मीट्रिक टन जो है राइस वो एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि टॉपिक को ऐसे तैयार करके चलो यार, उसका निचोड़ निकाल लो ताकि क्वेश्चन भी बने तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से उसका आंसर आप लोग दे पाओ, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आप लोगों के 2 टॉपिक कवर करा दिए वैसे देखा जाए तो। एक तो यहाँ पर हो गया किसके बारे में, ये हो गया आप लोगों का बेसिकली अभी रिसेंटली जो कमेटी बनाई गई उसके बारे में पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है। तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एमएसपी के बारे में देखा। अभी आप लोगों से जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वैसे तो इसी टॉपिक के अंदर है पर लेकिन एक अलग से टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का। इस तरीके से मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा डिटेल में ताकि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे, ठीक है। देखो यार, चाय तो सब बना रहे हैं पर लेकिन जो चाय मोदी जी ने बनाई है उसका टेस्ट ही शानदार था, पूरे देश को पीने में मजा आ गया, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसी एक चाय बनाने वाले और आज के डेट में काफ़ी फेमस है, MBA चाय वाले, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो मैं ये कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, तो यानी कि जब कुछ डिफरेंट करोगे आप लोग जिंदगी में तो आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब तक जिंदगी में आप लोग कुछ कर नहीं लेते तो आप लोगों को ये बोला जाता है कि ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, ढिमकाने का बेटा है, ढिमकाने की बेटी है। पर लेकिन जब आप लोग खुद कर लेते हो तो अपोजिट हो जाता है। अगर आप लोग के फादर या मदर कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं ये उसके मदर फादर है, यानी कि आप लोगों के नाम से आप लोगों के मम्मी पापा जाने जाते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो आप लोग जो है समझो कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है तब जब आप लोग कुछ नया करते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ नया खोजा जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के नाम पर लेकिन अक्सर जो है नहीं कहते, जब कई बार लोग ऐसा होता है, जब कई बार लोग आंखें बंद कर दूसरों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो भाई साहब उनकी वाट भी लग जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका की लग गई। क्या हो गया वहाँ पर, नेचुरल फार्मिंग हम लोगों ने इंप्लीमेंट की, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारे देश में सराहा भी जा रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। पर लेकिन सिचुएशन भी तो देखनी चाहिए ना कि हमारा देश कहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। श्रीलंका ने उठाकर ऐसा का ऐसा कॉपी मार दिया, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी खस्ता हालत हो रखी है तो उससे कंडीशन खराब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अपने भी प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए कि सामने वाला कर रहा है सही है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। पर लेकिन तुम्हारी कंट्री की खस्ता हालत हो रखी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है किसानों की। तो उनको जो चीज़ें देनी थी वो आप लोगों ने दी नहीं, बस हाँ इन्होंने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा कर लिया, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ अपने आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अब एग्जामिनर के सामने दुनिया भर की कॉपी आ रखी है। अब आप लोग ये देखो कि आप लोग की कॉपी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर का मन करे कि आप लोग की कॉपी चेक करने में मजा आ जाए। बहुत देर से पता नहीं कैसी कैसी कॉपी आ रही थी, भाई साहब ये आई है कॉपी तो इसने लिख रखा है लड़के ने लड़की ने, ठीक है, अब आएगा मार्क्स देने में मजा, वो वाली चीजें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बात करें, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि नेचुरल फार्मिंग को अडेप्ट करो, यानी कि जो मदर अर्थ है वो एक तरीके से नेचुरल है, वो उसकी सोयल हम लोग को मिली हुई है, उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेचर तरीके से काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी जो है इसी चीज़ को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा नेचुरल फार्मिंग को एड्रेस किया गया वर्चुअल एक तरीके से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इससे क्या रहेगा, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो पंचायत हैं एक तरीके से उनको सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। नेचुरल फार्मिंग को आने वाले टाइम में पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। इससे जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। और जो आज के डेट में हम लोग इतनी सारी दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ खेतों में डालते हैं, देखो आप लोग एक पैटर्न देखना, खेतों में गेहूं उगाया किसानों ने, ठीक है, उसमें क्या किया, दुनिया भर की दवाई डालनी पड़ती है, उनकी भी गलती नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती है, दिक्कतें होती हैं। तो उसके गेहूं जो आया वो या फिर जो चावल वो निकल कर आए, वो चावल एक तो डायरेक्ट आप लोगों ने खा लिए, दूसरा आप लोग क्या कर रहे हैं वो जानवरों को खिला रहे हैं। कई बार वो नहीं एक तरीके से खल वगैरह, बिनोले वगैरह वो सब चीज़ें डालते हैं जानवरों को, एक तरीके गाय भैंस को दूध देने के लिए। फिर उसके ऊपर से अगर दूध देना बंद कर दे तो उसके इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब वो इंजेक्शन वाला दूध फिर हम लोग पीते हैं।
तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से हम लोग क्या खा रहे हैं, और फिर कहीं स्किन की डिजीज हो रही है, कहीं आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं और कोई दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें यहीं से निकल कर आती है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है, और सबसे पहले कौन इंसान था जिसने इसको समझा यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये वनडे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। इनका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुओका, ठीक है। और ये नाम से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो शिंजो एबे थे यहाँ पर उन्हीं के देश से निकल कर आते हैं, यानी कि जापान से निकल कर आते हैं। तो जापान के फार्मर थे जिनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया गया, ठीक है। द वन स्टो रिवोल्यूशन एक बुक है यहाँ पर उसके फिलोसफर, जिनके द्वारा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस चीज़ को स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया कि केमिकल के बिना भी खेती की जा सकती है, ठीक है। एक तरीके से लाइव स्टॉक के थ्रू, जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा जब गन्ने को छीला जाता है खेतों में तो उसमें से खाद पतवार पत्तियां निकलती हैं, तो उसको खेत में डालकर जला दिए जाते हैं। हालांकि जलाना आज के डेट में एक तरीके से गलत चीज़ें हो जा रहा है, पर लेकिन ये एक तरीके का खाद हो जाता है फिर यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो इसी तरीके से खेती को जैसा है उसी तरीके से रखना, नेचुरल तरीके से लेकर चलना। जैसे कि ट्री के जो लीव्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें जो रेजिड्यू हो गया उनको एज ए खाद के तौर पर यूज़ करना। सबसे सीधी सीधी बात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ते हुए गाय का भैंस का गोबर हो गया तो उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेचुरल तरीके से चीज़ें चलें। और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं, यूरोपियन कंट्री जो है इन चीज़ों पर फोकस दे रही है आज के डेट में। जहां नेचुरल फार्मिंग की जा रही है वहां से वो खाना खरीद रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग जिस एरिया में वहां पर जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करती है बेस्ट। इसलिए यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय प्राकृतिक कृषि मतलब एक तरीके से ऐसी पद्धति जो कि हमारे देश में पुराने टाइम पर फॉलो की जाती थी, तो इसको यहाँ पर BPKP के नाम से जाना गया, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को आगे लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर आज के एक फास्ट ट्रैक दुनिया में नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक इंसान ऐसा है जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, तो कई सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, और कई सारे लोग जो है इसको छोड़कर वो यहाँ पर केमिकल फार्मिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है एक टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है। इसी के साथ में उनको ये लगता है यार यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है, क्योंकि जो रिजल्ट आप लोगों को केमिकल वाला देगा वो नेचुरल नहीं देगा। मतलब ये ऐसे ही है, जो रिजल्ट आप लोगों को हेलोपैथी देगी वो आयुर्वेदा नहीं देगी। पर लेकिन आयुर्वेदा जो रियलिटी में जो रिजल्ट देगी वो नेचुरल होगा, क्योंकि वो आप लोगों की बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती है। आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी की गोली ऐसी है, अगर खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब खा लो तो सही करेंगे, वैसे रिएक्शन इनकी आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है जैसी हेलोपैथिक की देखने को मिलती है। यानी कि झट मंगनी पट बिहा वाली बात है, तो वो वाली चीज़ें सही नहीं है। पहले समझ लो एक दूसरे को भाई, उसके बाद में शादी कर लेना, वरना फिर पूरी जिंदगी एक दूसरे से बंधे रहोगे और लगेगा यार गलत जगह दांव लगा दिए ने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से सही तो है, पर लेकिन रियलिटी में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना लोगों को एक तरीके से पेट भर पा रही है। पता चला एग्रीकल्चर जो है वो खेत एक तरीके से उगाए नहीं पा रहे हैं, खेतों में प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और इसकी वजह से रही सही और ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर लोग भूखे मरने लगे। पर लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं, नेचुरल सस्टेनेबिलिटी भी आप लोगों को लेकर चलनी है। यानी कि खेत जो है वो ऐसे भी होने चाहिए ताकि वहाँ पर उनके अंदर पता चला जो खा रहे हैं वो जहरी खा रहे हैं हम लोग। तो वही बात है यार, एक दोस्ती इतनी करो कि चिपकने ना लगे। यानी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर भी कि सामने वाले को कम से कम स्पेस दो। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और भाई साहब उसको जीने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये है कि तू कहाँ फ़ोन कर रहा है, कहाँ फ़ोन कर रही है, उसके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है वो चेक किए जा रहे हैं। अब यार दोस्ती के थोड़ा तो ट्रस्ट कर लो ना, तो इतना तो चलता है कम से कम फिर। तो वही बात है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है यहाँ पर फॉर ऑर्गेनिक, तो इसके बारे में बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आधा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा देगी, और ये आधा आधा भी होता है। कई बार इसमें रेशो चेंज होता रहता है, कभी 70 सेंटर ने दे दिया 30 ले लिया, ठीक है, कभी 60 दे दिया तो कभी उससे 40 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पर 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। तो ये याद रखिएगा। जो टारगेट करते हैं लगभग 10,000 ऑफ क्लस्टर इनके द्वारा बोला गया, 2000 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग कवर करेंगे, एक टाइम इनके द्वारा दिया गया था। यानी कि काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक कोटेशन भी है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग के जो खोज करते हैं उनके द्वारा बोला गया, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फार्मिंग इज नोट, यानी कि एक तरीके से क्रॉप ग्रो करना नहीं है, तो इज नोट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट द कल्टिवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप लोग यहाँ से समझिए कितनी शानदार बात बोली गई है। तो अगर कुछ आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में लिखने के लिए भी यहाँ पर आ जाए
तो यहाँ पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे पैदा कर दिए। बच्चे पैदा करना ही काम नहीं होता है, उनमें एक संस्कार डालना, ताकि वो घर में सबकी इज्जत करें, वो गांव में इज्जत करें, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इज्जत करें, अपने शहर की, अपने स्टेट की और अपने देश की। ठीक है, तो वहाँ से इज्जत निकल कर आएगी तो देश तक आराम से पहुँचेगी। तो यही बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलने हैं। नेचुरल फार्मिंग रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम लिए गए ताकि इस चीज को और अच्छे से आगे लेकर चला जा सके। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग जो यहाँ पर आप लोगों को जिसके बारे में मैंने बात की, यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुआ। ठीक है, हालांकि नाम से यहाँ पर पता चल गया कंट्री का नाम, तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कौन से देश से निकल कर ये आते हैं, अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर नाम अगर दिया जाएगा तो फिर जापान देगा, साउथ कोरिया देगा, चाइना देगा, कुछ ऐसे ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस तरीके से भी कई बार पूछे जाते हैं। एक और छोटी सी बात यार, आगे बढ़ने से पहले, कई बार आप लोगों के जब मेल आते हैं तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है सुनकर। तो कई बार ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लेक्चर में मुझे लगता है कि जैसे कि पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर भी कई बार मेरा मन ना भरता नहीं है, तो मैं ना कुछ कुछ चीज़ें ना आप लोगों की पीपीटी में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है सर ये तो क्लास में पढ़ाए नहीं, तो मैंने कहा पीपीटी में है ना चीज़ें, तो कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगता है ना, देखो लेक्चर में कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब मैं पढ़ाने बैठूंगा, अब मान लीजिए मैं यही टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को 1 घंटे तक पढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर स्कूल में जब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं पूरे लगभग 1.5-2 घंटे तक उसको निपटा के जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो एक तरीके से फिर वो लगने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों की पीपीटी में डाल देता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ मैं स्पेशली कि पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो, तो आप लोगों को उसमें कई सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पर लेकिन क्वेश्चन मत पूछा करो क्यों डाली है, आप लोगों के लिए डाली है यार। ठीक है, अपने लिए तो डाली नहीं थी। ओके, जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर लिखने के लिए आ जाए आप लोगों के लिए, तो क्या क्या यहाँ पर करता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, इंश्योर करेगा बेटर हेल्थ, रेजिलियंस रहेगा, लाइव स्टॉक को भी सस्टेन करेगा, गाय भैंस खाएंगे तो ठीक रहेगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी करेगा। 5 कंपोनेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है जीवामृत, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मल्चिंग, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, वापसा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीज अमृत। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप लोग हल्का सा, इसके बारे में अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग करने के तरीके क्या होते हैं, बेसिकली जैसे बात की जा रही है बीज अमृत, तो काऊ का डंग मिलाकर, ठीक है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें एक तरीके से नहीं चीज़ों को मिक्स कर ताकि उसकी चीज़ें बढ़ी रहें, तो एक तरीके नेचुरल तरीके से होता है। पर लेकिन आज के टाइम पर इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो इसलिए फटाफट अपना यूरिया लाए, अपना वो सब चीज़ें और डाली और काम कर दिया, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सब जगह कोई ना कोई दिक्कतें हैं, पर लेकिन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आदतें आराम से लंबे समय तक खराब हुई है, तो आराम से लंबे समय तक उसको सुधारने पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एक बड़ा ही प्यारा सा राज्य है और कई अलग अलग रीजन की वजह से जाना जाता है। जैसे कि दलाई लामा जो आज की डेट में हमारे देश में जो बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो तिब्बतन कम्युनिटी के साथ में आए थे, वो आज की डेट में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेंगे। बड़ा ही प्यारा सा राज्य है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी आप लोग जानते हैं। डलहौजी जैसी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी अच्छी लोकेशन देखने को मिलती हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे सेलिब्रेशन भी किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो कि काफ़ी फेमस है। अगर बात करें, कई तरीके के डांस भी यहाँ पर होते हैं, जो कि लोकल डांस जिनको आप लोग बोल सकते हैं, और इसी के साथ में और भी कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर फेमस है। खासकर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी बंद करने के लिए काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई गई, क्योंकि हिमालयन रीजन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो अभी पर लेकिन जो ये पर्टिकुलर रीज़न न्यूज़ में है, ये एक दूसरा रीज़न है। यहाँ पर बात की जा रही है जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, नॉर्मल कम्युनिटी है, जिसका नाम है यहाँ पर ट्रांसगिरी। ठीक है, तो ट्रांसगिरी खासकर अगर इसके बारे में बात करें, ट्रांसगिरी और इसी के साथ में हैती कम्युनिटी जो है वो ये मांग कर रही है कि भैया हमको ट्राइबल स्टेटस दे दो। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में जो आज की डेट में नॉर्मल कम्युनिटी है, उनको लगता है कि उनको रिजर्वेशन मिल जाए, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनको लगता है थोड़ा सा और टाइट वाला रिजर्वेशन मिल जाए। यानी कि एक तरीके से हर एक इंसान जो है एक चाहता है कि उसको ये पर्टिकुलर स्टेटस मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट उससे कई सारी सपोर्ट और कई सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी एक तरीके की मुहिम चली है हिमाचल प्रदेश के अंदर में कि ट्राइबल स्टेटस दिया जाए पर्टिकुलर कम्युनिटी को।
तो उसके लिए तो देखिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे उसको कितना बेसिकली स्टेटस प्रोवाइड कराना है। पर लेकिन ये मुद्दा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिसके साथ में आप लोगों का ट्राइबल वाला टॉपिक जो है वो भी आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन होंगे कई सारे प्यारे प्यारे जिनका आंसर आप लोगों को देना है, तो अच्छे से उसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली अगर आप लोगों से हैती कम्युनिटी के बारे में बात करूँ तो लगभग 3 लाख के करीब जो लोग हैं हैती कम्युनिटी के, वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो खासकर जो 2 रिवर है, एक का नाम है गिरी और दूसरे का नाम है टोंस, वो बेसिकली यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो उसके पास में यहाँ पर ये हैती कम्युनिटी पाई जाती है। अगर बात करें इस कम्युनिटी के बारे में तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है एक तरीके से लोकल एरिया में जो भी रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करती है, अपने कल्चर को काफ़ी अच्छे से फॉलो करती है। और आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कल्चर के बारे में बात करते हैं तो आप लोग कई सारी बातें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। तो ये हैती कम्युनिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें तो इनका डिमांड ये है कि भाई साहब हमको ट्राइबल स्टेटस दो, और आज से नहीं है, पुराने समय से डिमांड कर रहे हैं 1967 से कि हमको ट्राइबल जो बेसिकली कम्युनिटी है उनका स्टेटस दो। और यहाँ पर जैसे ही ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटस मिलता है तो कई सारे अधिकार जो मिल जाते हैं फिर ये उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये गिर रिवर हो गई और इसी के साथ में ये टोंस रिवर हो गई, जो कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर कोई कुछ डिमांड कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एक तो देखिए डिमांड का रीजन क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए पड़ोस में उन्होंने किसी ने देखा कि उसका एक दोस्त था साथ में स्कूल में जाता था, उसके पापा ने उसको क्या किया, उसके पापा ने उसको एक टॉय दिला दिया, कार दिला दी एक छोटी सी, वो घर पे आके बोलेगा मेरे दोस्त को तो टॉय दिला दिया मुझे नहीं दिलाया। ये सेम फितरत आप लोगों को इंसानों में देखने को मिलेगी। किसी के हाथ में आप लोगों ने आईफोन देख लिया या फिर एप्पल की वॉच देख ली, भले ही आप लोगों को रिक्वायरमेंट ना हो उसकी, पर आप लोगों को लगता है यार ये मेरे पास में होनी चाहिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ जब लगा कि लोकल कम्युनिटी में जो दूसरे लोग थे उनको यहाँ पर ट्राइबल स्टेटस दे दिया गया उत्तराखंड के अंदर में, तो इनको लगा हमको भी मिलना चाहिए। और उसके पीछे रीजन भी इनको दिखा, एजुकेशनली और इम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये कम्युनिटी जो है वो काफ़ी पीछे छूट गई, यानी एक तरीके से कोई इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इसके चलते इनको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है देश के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किए गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कल को कुछ लिखने के लिए आ जाता है। और इवन ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटस समझने के लिए यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारी कमेटी बनाई गई है, जैसे XAXA कमेटी है, ठीक है, इसी के साथ में भुरिया कमेटी, लोकुर कमेटी, तो ये 1965, 2002 से 2004, 2013 में। तो रिसेंटली जो कमेटी अभी बनाई गई यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कमेटी भी ट्राइबल कम्युनिटी के स्टेटस के बारे में बात करती है, किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटस जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। और खासकर अगर बात करें पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल कम्युनिटी है ऊपर अलग से फोकस दिया गया। ये होती क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करता हूं। इनके लिए प्रॉपर मार्केट के ऊपर ही फोकस किया गया, इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर काफी अच्छे से फोकस किया गया ताकि ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी रिसोर्सेज है, मार्केट में ले जाकर अगर बेचना है तो उसको वहां पर अच्छे दाम मिल सके। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी की स्कूल के बारे में बात की जा रही है। प्रधानमंत्री वन धन जो योजना है वो भी यहाँ पर लेकर आएगी। पर लेकिन आप लोग जैसे आज की डेट में अगर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, क्या आप लोगों को लगता है सबको एक इक्वल स्टेटस मिला हुआ है? कोई काफ़ी गरीब देखने को मिलेगा तो कोई काफ़ी अमीर देखने को मिलेगा। गरीबी और अमीरी का जो एक डिफरेंस है, कोविड-19 या फिर कोई भी महामारी आती है तो और ज़्यादा बढ़ाकर चली जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? जो गरीब इंसान होता है उसके ऊपर महामारी पड़ती है तो उसकी कमर टूट जाती है, फिर से रिकवर करने लायक उसके पास में कोई सेविंग होती नहीं है और कोई ऐसी इनकम भी नहीं होती है जैसे कि वो एकदम शक्तिमान की तरह खड़ा हो जाए। पर लेकिन अगर बात करें जो अमीर इंसान होता है उसके पास में अच्छा खासा पैसा होता है तो वो क्या करता है, वो उस शौक को झेल जाता है जो कि यहाँ पर एक त्रासदी के तौर पर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर अलग से फोकस देने की जरूरत है, जहाँ पर एजुकेशन और अगर वो मॉडर्न बनना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि हम पीछे छुड़ गए तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसे थोड़े ना जैसे सेंटिनलीज हो गए, जारवा ट्राइबल कम्युनिटी होगी, वो चाहते हैं कि जैसे हैं वो नॉर्मली वैसे ही रहें, उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर न करे। पर लेकिन जो चाहता है कि उसको थोड़ा सा मॉडर्न लाइफ जीने का मौका मिले तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से, वो डिस्कस करूंगा कंप्लीट टॉपिक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। ये आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, तो टकटकी लगाकर थोड़ा सा इसको आप लोगों को एंजॉय करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर आप लोग तभी दे पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो कि याद रखिएगा, अच्छे से सुनना जिससे कि आप लोग उन क्वेश्चन के भी आंसर दे पाओ, ओके।
जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमने संविधान बना लिया है, हम लोग मंगल पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने खुद के इश्यूज हैं, उनके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जारवाहा ट्राइबल कम्युनिटी, सेंटिनलीज जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने टाइम पर होते थे ना, जैसे खेती करना नहीं जानते थे, बस जंगल पे जो पेड़ पौधों पे से फल फ्रूट्स मिले वो खा लिए, और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मछली वगैरह पकड़ ली थोड़ी बहुत, और अपना एक तरीके शिकार विकार कर कर जिंदा रह लिए। तो वो वाली जिंदगी वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा गया कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने एक ही प्रोविजन रखा है यहाँ पर लेकिन आगे चलकर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया। पर लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह यहाँ पर रखा गया था। कल्चर एक डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को पता था, इसीलिए संविधान में रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 366 वो डिफाइन करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप हमारे देश के अंदर में है। आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है कि हाँ भाई साहब, आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो। तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानी कि 342 जो है वो स्पेसिफिकेशन जो बातें करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो पावर है कि आप लोग इनसे रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग थोड़ा सा सुन के यहाँ पर एक तरीके से हैरान भी होंगे और थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस यानी कि जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से अगर बात करूं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, तो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से लगभग 8.5% जो है आप लोग बोल सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। 97% जो है आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03%, ये अर्बन एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हाँ, जैसे कि मेरा बोलो तो मैं शहरी भी हूँ और मैं गांव का भी हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह जाकर रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज भी मेरा गांव है, वहाँ पे घर है, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा अपना भी जो चीज़ें चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, अगर डेकेडल मतलब एक दशक के अंदर में, दशक मतलब 10 सालों के अंदर में जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी जो अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हमारी पॉपुलेशन लगभग 17% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो 23% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से उनकी कम्युनिटी में ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो के बारे में मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशियो, तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है। पैमाना मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सेक्स रेशियो देखेंगे कि 1000 लड़के हैं उन पे कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम लोग शादी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में, तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में शादी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 940 देखने को मिलेगा फीमेल। अगर बात करते हैं मेल के हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के कंपेयर में। यानी कि वो भ्रूण हत्याएं जैसी चीजें आप लोगों को वहां पर नहीं देखने को मिलेगी, लड़कियों को गर्भ में मारने वाली चीजें वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है, ठीक है। RR मूवी देखी आप लोगों ने, बड़ी ही शानदार मूवी है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडव क्रिएट कर देते हैं, वो वाला
वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक है, जो जाकर नहीं पूरे जंगल के शेर और वो भालू वगैरह पकड़ के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रेजों के महल में ले जाकर, वो वाला बड़ा खतरनाक सीन लगता है। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से वहाँ पर कितने अच्छे से एक आप लोग एक यूनिटी बोल सकते हैं, और इसी के साथ में वहाँ पर मेल और फीमेल वाला जो एक डिवाइड होता है वो भी काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से वहाँ पर वो ट्रीट करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से मैं पूछ लूँ कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम 5 सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है और गुजरात के अंदर में भी, यानी ऐसा लगता है सुनने में कि काफ़ी डेवलप राज्य हैं और एक तरीके से काफ़ी एक नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 राज्यों में इनके नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टॉप राज्य जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्य में पॉपुलेशन ट्राइबल पाई जाती है सबसे ज्यादा है, ये बात की, पर लेकिन अगर बात करें एरिया में, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है, ये है एरिया, ठीक है, ये एरिया मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पर 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, तो मान लीजिए इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में। पर लेकिन एक एरिया हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ पर, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना शेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लोकेशन कहां पर अगर आप लोग लक्षद्वीप की देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन सी के अंदर में, एग्जैक्ट लक्षद्वीप की लोकेशन है आप लोगों के सामने। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को लक्षद्वीप के अंदर नजर आएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो लक्षद्वीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहाँ पर, तो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये आप लोग को काफी लो लेवल पर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हाई है पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी कि ATM, ठीक है, ये 6th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है संविधान के अंदर में। इसमें मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या रह गया, मेघालय। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन एंजॉयमेंट के साथ में कोई ना कोई चैलेंज देखने को जरूर मिलते होंगे, जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, लड़कियों के साथ में बातें करें तो लड़कियां बोलती हैं कि घर से प्रेशर आ रहा है शादी करने का, तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जिंदगी रुक सी गई है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका सोल्यूशन आप लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आप लोग अपनी एनर्जी लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। जैसे कि अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इनसे छीने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे जैसे लोग जो हैं पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं वो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। इनकी लिटरेसी रेट, हाल तो हमारी कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है वही इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल जो है काफी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे जेंडर इशू भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर मेल और फीमेल के भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से जिक्र भी किया गया है कि वुमेन को इतने अधिकार नहीं मिलते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कई जगह देखने को मिलती है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए शायद आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लड़के को शादी कर लड़की जो है वो अपने घर पर लेकर आती है,
यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का शादी करेगा और लड़की को अपने घर पे लेकर आएगा और इस तरीके से समझ सकते हैं, पर लेकिन वहां पर अपोजिट होता है। अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात करें तो उसको अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टी को वहन करने का, यानी कि लड़की के पास में प्रॉपर्टी का अधिकार जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में। वैसे पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान यहां पर आप लोगों को देश नजर आएगा, पर ट्राइबल कम्युनिटी में मातृ प्रधान भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां से हम लोग को सीखने की जरूरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हंटिंग, गैदरिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह वो काम करती है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह, मानी एक तरीके से अपना वही एक तरीके से घूमे, यहाँ पर खा लिया, वहां पर ये काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पशु वगैरह बांध लिए, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी। इनकी मेन जो इकोनॉमी है, मेन जो पैसा है वो यहीं से निकल कर आते हैं। पैसा क्या, बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वाहन करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग स्लाइड पे स्टार लगा लेना, क्योंकि एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी, एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि काफी दिक्कत में है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि उनके पास में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके ऐसे है कि बस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं जैसे तैसे जिंदगी उनकी चलेगी। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर ये पीवीटीजी आया निकलकर। ये पर्टिकुलरली वनरेबल के बारे में जब बात की गई तो इसका मतलब ये था कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। काफी वनरेबल है, वनरेबल का मतलब कि जिंदगी भाई साहब तांव पर लगी हुई है, जैसे तैसे चल रही है। तो इसके चलते उनके लिए एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात यहां पर की जाती है, ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उनके एरिया में। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, ये 1975 में निकल कर आया, जब यहां पर बात करते हैं डिक्लेयर किए गए 52 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया। ये किसके बेस पर किया गया, तो यहां पर देबोर कमीशन था जिसके बेस पर यहां पर इसको बनाया गया। इसने यहां पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी 1973 में। तो जो इसने यहां पर सजेशन दिया, गवर्नमेंट को पसंद आ गया, वाह क्या बात कर दी, इन लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से ये कमीशन जो है, ये कमीशन का सजेशन ही यहां पर आगे चलकर आज की डेट में जो यहां पर 75 टोटल पीवीटीजी हो गए हैं, जिनको पहले यहां पर 52 की कैटेगरी में रखा गया था। टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, ये है 705। समझिए आप लोग, हमारे देश में 705 ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें से 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजी देखने को मिलती है। 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर हमारे देश में है, मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही निकल कर आती हैं। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ट्राइबल कम्युनिटी के कोई भी इशू जब होते हैं तो उनको काफी डिटेल में डिस्कस करती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आइडेंटिफाई करे हैं उनके द्वारा लगभग 888 विलेज एक इसी के साथ में जो पीवीटीज एरिया है, ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा देखकर आप लोग बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। भाई साहब यहां से बन जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया तो था पर आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं था, ठीक है। तो 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है। इससे आप लोगों का पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है और समझा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो कवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया आसाम, बी 2 में बोला गया नागालैंड, 3 में बोला गया मेघालय, 4 में बोला गया क्या, ये बोला गया त्रिपुरा। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर आप लोगों से पूछूं, याद आ रहा है कुछ कुछ मैंने आप लोगों को बोला था, एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है। एटीएम के अंदर एन तो कहीं भी नहीं है, तो नागालैंड होगा यहाँ पर, तो नागालैंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। फिर से एक बात बोल दूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मजा आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन का जैसे आंसर दोगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी का पर्पज है बेसिकली मेरा, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। यही चाहता हूं मैं, और इसी बेस पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे, ओके।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अरेंज करना है स्टेट को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर एक तरीके से घटते हुए क्रम में, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस वीडियो को पोस्ट कर दो आंसर, देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है। जो सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें से एक चीज भी आप लोगों को याद है जो मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश, याद आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र। अगर ये दो भी आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे। एटलीस्ट टॉप 5 यार आप लोग याद रखिए, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद में मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया यहाँ पर देबोर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने के लिए, जिसको पीटीजी बोला गया 1973 में। इसी के साथ में 75 जो पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल जो ट्राइब हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजी हैं, पीवीटी जो है वो हर एक राज्य में आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगी। तो सही आंसर क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक राज्य में तो यार ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को याद रह गई ना, तो यहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ 4th स्टेटमेंट गलत है, और 4th अगर गलत हो जाती है तो यहाँ, तो ऐसे आप लोगों से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का छूटे ना, जो भी करके जाओ पढ़ के ढंग से शानदार तरीके से। ट्राइबल कम्युनिटी की एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है बोला गया एक संवैधानिक बॉडी है, इसी के साथ में बोला गया आर्टिकल 338A के अंदर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि इसके मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म, ये यहाँ पर बोला गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बात करें, चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर अभी आंसर बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये भी पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में अलग से एक बॉडी हो गई, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ए, बोला गया है कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मोर देन 2 टर्म है ना कि 1 टर्म, तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो था वो एक जगह हुआ करता था, फिर 19 फरवरी 2004 में यहाँ पर जो 338 आर्टिकल है उसके अंदर एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया जिसको 338A बोला। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है किसी भी आर्टिकल के सामने A, B, C, D कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है, ओरिजिनली वो संविधान के अंदर नहीं हुआ करता था। 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में किया गया, तो इसलिए यहाँ पर ये एक संवैधानिक बॉडी भी हो गया। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर महिला होगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर होंगे जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 टर्म के लिए मैक्सिमम इनको चुना जा सकता है। तो ऐसे आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने ए हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग, बोला जा रहा है कि परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताना है ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पर्टिकुलर मैप में लोकेशन दिखा के, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो अगर आप लोगों को ये पता है ओनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है लक्षद्वीप वाली, तो आंसर आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर बी। तो यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों की टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार आप लोगों को करना है ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले किसी भी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ठीक है। बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है कि शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था, तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बोला गया 8.61% थी टोटल पॉपुलेशन का। ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है लेस देन टोटल पॉपुलेशन, और तीसरा बोला गया यहाँ पर कि जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन का वो लेस है, लेस देन द जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो जो आंसर है वो क्या सही है अगर पूछा जाए तो आंसर है सी से यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में। ये चाइना वाला आर्टिकल, इसी के साथ में यहाँ पर दूसरे वाला चाइना वाला आर्टिकल, मोंकी पॉक्स वाला आर्टिकल, ये मैंने डिस्कस कर ही लिए। अब कुछ आर्टिकल है जैसे कि कोविड-19 के बारे में नया वेरिएंट आ गया है, तो ये सब चलता रहता है मार्केट में, इतने वेरिएंट हो चुके हैं, कहाँ तक इसको देखोगे, ठीक है।
इराक की पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है आज की डेट में। जब से कोविड-19 के बाद में सिचुएशन संभली थी और रशिया और यूक्रेन की बातें स्टार्ट हुई, तब से बहुत सारी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी इराक भी उसमें आ गया। तो इराक के अंदर ही महंगाई को लेकर लोग जो हैं बिल्कुल श्रीलंका वाली हालत कर चुके हैं। तो ये फंडा है यहाँ पर। 5G सर्विस के मुझे जल्दी आने वाले हैं। BSNL को इंप्रूव करने वाला है यहाँ पर अभी गवर्नमेंट। अगर BSNL का सिम है तो थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है इसको मार्केट बैलेंसर का काम करेगा ये। यानी कि कल को जियो एयरटेल अपना प्राइस अगर बढ़ा देगा तो BSNL उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि अपने प्राइस नीचे रखेगा। अब वो देखने वाली बात होगी। आज ही जो है यहाँ पर उधम सिंह जो है उनको आप लोग एक तरीके से ट्रिब्यूट दे सकते हैं। पेशेंस अगर सीखना है जिंदगी में तो उधम सिंह जी से आप लोग सीख सकते हैं। इतने लंबे समय तक अपने अंदर एक देशभक्ति की भावनाएं जगाए रखना और फिर जाकर यहाँ पर यूके के अंदर बदल लेना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है। तो ये काफ़ी एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। हर घर तिरंगा की जो शुरुआत की जा रही है यहाँ पर 13 से लेकर 15 अगस्त तक की जा रही है, और बोला जा रहा है कि तिरंगा जो है नियरेस्ट जो राशन जो शॉप है वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये हरियाणा के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। सोलर पैनल जो है वो फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तेलंगाना के अंदर 100 मेगावाट का, तो ये इनोग्रेट किया गया वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर मुहिम लड़ी जा रही है। 2014 से लेके 21 तक का 20,000 करोड़ की सीज की जा चुकी है। तो अभी अमित शाह जी जो है यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर यहाँ पर ये बातें बोली जा रही थी, ठीक है। अभी ये इसके बारे में मुद्दे हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो ITR की आप लोग की लास्ट डेट है आज। जिस किसी ने नहीं फाइल किया है वो आप लोग देख लेना, और किसी को बताना भी है तो बता भी देना। बंगाल के अंदर SSC रिक्रूटमेंट को लेकर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये। और बाकी देश के अंदर में चेस जो है अभी यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो चेस की एक ओलंपियाड देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 44th ओलंपियाड आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बारे में बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, जैसे यहाँ पर ये चलता है कंप्लीट होता है, क्योंकि जो विनर होगा उसको भी देखेंगे और बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये है आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आर्टिकल थे जैसे PMLA के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था परसों ही, ठीक है। ये यहाँ पर मोंकी पॉक्स के बारे में है, कोई मतलब ही नहीं है, वही रिपीट कर रखा है। कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में अबे चाइना पता था सबको, लगे हुए उसी दिन से कहाँ से निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है। चाइना अपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो वही सब चीज़ें हैं। आज के सेल्वी कमांडो है, इनका नाम है गीतिका। शानदार तरीके से आंसर दिए, मैंने इनके आंसर पिन भी कर दिए कल की वीडियो के नीचे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फीडबैक जरूर देना यार, कैसा लगता है आप लोगों को डिस्कशन। आर्टिकल जो डिस्कशन है लगभग कोई मतलब देख रहे हैं लगभग 70 से 80 हज़ार, लेकिन फीडबैक कितने का आता है? 5,000 लोगों का। क्या इसमें भी दिक्कत रहती है? 1 सेकंड नहीं लगती है यार, ठीक है। 1.5 घंटे की वीडियो में आप लोगों को 1 सेकंड मांग रहा हूँ उसमें से फीडबैक देने में, उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये तो बड़ी बात हो जाती है यार। फिर चलिए जो भी है अपना ध्यान रखिए। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, और एथिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। छोटी सी एक अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि लास्ट टाइम जब आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं की थी, तो मुझे लगा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अलग से यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। टोटल मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि हमारे देश में 75 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी जिसको PVTG बोलते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली जो वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है। आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क क्या है, जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, अगर आप लोगों के राज्य का नाम यहाँ पर है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, खासकर ये जब इंक्लूड है इसमें यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसको एक कंबाइन काउंट किया जा रहा है। गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरला हो गया, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक साथ में यहाँ पर, वेस्ट बंगाल हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। अगर इन पर्टिकुलर राज्य से आप लोग आते हैं और आप लोगों के एरिया में कोई ट्रैवल कम्युनिटी पाई जाती है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। स्टेट पीसेस के अंदर तो कम से कम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी चीज़ें रटनी नहीं होती है यार। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखना है कि कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो कई बार न्यूज़ में रहती है। आप लोग अपने स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी तैयार करो अपने एग्जाम के लिए, बाकी वो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग रखो जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है न्यूज़ में है। इससे आप लोग प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। यानी कि न्यूज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए आप लोग जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग के वैसे ही सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। कई सारे बच्चे जो हैं अभी रिसेंटली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सारे पेपर देकर आ रहे हैं, तो जब मेल भेजते हो ना आप लोग, तो उनसे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग जो है चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। तो छोटा सा एक काम जरूर किया करो, एटलीस्ट आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हो उसको कम से कम वीक में एक बार, और फिर उसके बाद में 15 दिन में, और फिर महीने में कम से कम उसको रिवाइज करते रहा करो। एक तो ये तरीका है। बाकी दूसरा तरीका है यहाँ पर ये कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कुछ तो क्वेश्चन बहुत सारे मैं आप लोग अटेम्प्ट करा देता हूँ, कुछ आप लोग खुद से भी पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर प्रैक्टिस किया करो। इससे जो प्रैक्टिस करने से आप लोगों की जो चीज़ें याद रहेंगी, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इतने लंबे समय तक जो आप लोग याद रख पाओगे। वरना इतनी सारी किताबें पूरे दिन पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, पर लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की हेल्प से, तो वो एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा आप लोगों के लिए। और नहीं यकीन आ रहा है तो इसको ट्राई कर देखो। अगर वो कहते हैं कि उन्हें कहते हैं अगर तरकीब काम ना करी तो पैसे वापस, ठीक है। काम जरूर करेगी यार ये, मतलब एक तरीके से, मतलब ये उन्हें कहते हैं एक तरीके से बहुत सारे लोगों के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है और अपने सिलेक्शन लिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कोई हाइपोथेटिकल नहीं हवा में कि अच्छा ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो इम्प्लीमेंट जरूर करो। रिविजन करने का सबसे शानदार तरीका जो कि मैंने भी बहुत बार इंप्लीमेंट किया लाइफ में, हमेशा क्वेश्चन की हेल्प से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, तो लंबे समय तक चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है।